दोस्तों आज अपने ये समझेंगे कि किस तरह से अपना वेल्थ अपने को इस सिनेरियो में एसेट क्लासेस में डिवाइड करना है, यानी इक्विटी में कितना रखना है, एफडीज में कितना रखना है, गोल्ड में कितना रखना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी मार्केट्स में भी किस तरह से सेगमेंट में डिवीजन करना है, यानी मिड कैप सेगमेंट में, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, वहां भी किस रेशियो में अपना आज के दिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि फेड किस तरह से काम करती है। देखिए मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2 साल का भी नहीं पर पिछले 10 साल का। अब फेड यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम जो बेसिकली सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है यूएस का, वो पिछले 10 साल से करेंसी प्रिंटिंग करती आई है, स्टिमुलस पैकेज देती आई है नॉन स्टॉप। 10 साल से इस तरह से चल रहा है और स्पेशली 2 साल में तो जबरदस्त करेंसी प्रिंटिंग हुई है, जिस कारण से मेजर इम्बैलेंस हो गया बिटवीन द डेट एंड द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री। इनफैक्ट सिर्फ कहीं नहीं, कई कंट्रीज में ऐसा हाल है। बहुत इजी है ना कि रिसेशन नहीं आए, बस बढ़ाते रहो, करेंसी प्रिंटिंग करते रहो, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे, स्टॉक मार्केट बढ़ते रहेगा और लोगों को लगेगा भी पैसा बढ़ रहा है, पर ये भूल जा रहे कि फाइनली इट विल लीड टू वेरी हाई इन्फ्लेशन जो फिलहाल अभी हो रहा है। अब देख इंडिया में वे यूज टू द इन्फ्लेशन, हमारे इंडिया में जनरली आप देखो इन्फ्लेशन रेट एवरेज में अराउंड 6 to 7%। 7% आज के दिन आप पकड़ के रखो। एक्चुअली देखा जाए अभी तो और भी ज्यादा है, पर यूएस में क्या था, इट वाज हार्डली एनीथिंग, वो सिर्फ 1-2% का इन्फ्लेशन था, बहुत कम थे इतने कई सालों तक। इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी एक इंटरव्यू में कहे थे कि 10 साल पहले जो बेसिक मैगजीन का प्राइस था वो 10 साल बाद भी मैगजीन का सेम ही प्राइस रहा। तो इस तरह से हाल था। ऑब्वियसली इंडिया में हम लोग वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किए, इनफैक्ट अपने देखते हर साल चीज़ों का दाम बढ़ते ही रहता है। वेल ठीक, अपने जीडीपी का ग्रोथ भी काफ़ी हाई रहा है, उस हिसाब से ठीक है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है, क्योंकि अगर जीडीपी का ग्रोथ हाई है वैसे इन्फ्लेशन उससे कम है तो चलता है, पर अगर जीडीपी डी ग्रोथ इन्फ्लेशन बढ़ता है तब वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। और आज के दिन वही हो रहा है हर कंट्री में। इनफैक्ट इंडिया में भी जीडीपी जिस तरह से ग्रो कर रहा था 9 to 10%, वो आज के दिन उतना ग्रो नहीं कर रहा है, आज के दिन अराउंड 5 to 6% ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा हो गया। तो यहाँ इशू आ रहा है और हर कंट्री में इशू फेस हो रहा है। अब देखिए फ्यूल प्राइसेस का दाम कितना हो गया, आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए के ऊपर चला गया। अब देखिए जितने भी नए घर बन रहे उनको आपको सस्ते दाम में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट इतना हाई हो गया। इनफैक्ट बहुत से हाउसिंग सेक्टर कंपनीज तो लो एंड हाउसिंग बनाना ही नहीं चाह रहे, वो लोग देखें उनका कॉस्ट में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सस्ता घर आज के दिन देना बहुत मुश्किल हो रहा है कंसिडरिंग द हाई प्राइसेस ऑफ स्टील एंड सीमेंट, जो हर जगह लगता ही है, हाउसिंग में तो सबसे ज्यादा लगता है, इसलिए यहाँ मेजर इशू आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल डीजल का दाम तो बढ़ गया, पर ठीक हम लोग व्हीकल निकालते हैं कभी कभी वहाँ थोड़ा बढ़ता है, हम लोग कैलकुलेट करें कि भाई मंथली में हमारा इतना बढ़ रहा है, पर आप भूल जा रहे सिर्फ व्हीकल के लिए अपनी बात नहीं करे। अब देखिए जितना भी सामान आता है वो रोड से आता है या रेलवे से आता है, और सब जगह फ्यूल लगता है ना। अब देखिए पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ गया कि ट्रांसपोर्टर्स का अपना दाम बढ़ाना ही पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टर्स अपना फेल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट कहाँ आएगा, वो तो प्रोडक्ट्स में आएगा, और अगर प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ेगा तो हमारा बजट भी हिलेगा। अब देखो ना, फल ले लो, सब्जी ले लो, सबका दाम तो बढ़ गया है। इनफैक्ट आप ध्यान से देखोगे तो साबुन, शैम्पू, मतलब ये सब जो जनरल जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है उन सब का दाम बढ़ गया है, और दाम बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा, तो इन्फ्लेशन इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। अच्छा अब यहाँ भी अपना इंटरेस्ट रेट देखिए एकदम ऑल टाइम लो में है, तो गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, लिक्विडिटी मार्केट से निकालना ही पड़ेगा। इट हैज टू सक आउट द लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी रहेगा मार्केट में तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और आप देख लीजिएगा इलेक्शन के बाद चांसेस आर वेरी हाई कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। हाँ, जो लोग सेविंग्स कर रहे हैं, जो लोग बैंक्स में सेविंग्स के ऊपर ही उनका बेसिकली घर चल रहा है, उनके लिए फायदा जरूर होने वाला है, पर ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को तो लोन लेके काम करती है, और लोन के अगर रेट्स बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री को हर्ट करेगा। पर ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ते रहेगा तो आम आदमी कैसे अपना जिंदगी चला पाएगा। अब देखिए फेड को पता था कि जिस तरह से मनी प्रिंटिंग कर रही है उस तरह से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, पर सोचते थे चलो कोई बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, ट्रांजिटरी नेचर रहेगा, कुछ समय तक रहेगा फिर वापस घट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब फेड रियलाइज करिए कि इन्फ्लेशन तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। मैं सही बोलूँ, इसको कई सारे इंटरेस्ट रेट राइज करने पड़ेंगे, कई बार बढ़ाने होंगे इंटरेस्ट रेट। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट इस तरह से बढ़ाते रहेंगे तो कहीं रिसेशन में नहीं चला जाए इकोनॉमी। ऑलरेडी फेड सोच रही थी कि इकोनॉमी जल्दी रिकवर कर जाएगी, रिकवर किए पर उस हद तक रिकवर नहीं किए। अब देखिए अभी का जो मॉनेटरी पॉलिसी, इसी टाइप का मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ की यूएस गवर्नमेंट फॉलो करी थी इन 1920s, विच रिजल्टेड इन मेजर बूम एंड बस्ट साइकिल। इनफैक्ट हुआ क्या था, 1930-32 डाउ जोन्स क्रैश बाय 89% क्रैश कर गए डाउ जोन्स। कैन यू बिलीव इट? यहाँ तक अपना 30-35% क्रैश हुआ जब 2020 में, तो बुरा हाल हो गया। अब आप सोच लो अगर 50%, 60%, 70%, 89%, ऑलमोस्ट 90% तक क्रैश कर जाए तो क्या हाल होगा। बट एट द सेम टाइम मैं बता दूँ, इतना घबराने वाला बात भी नहीं है, क्योंकि देखिए उस समय इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब गवर्नमेंट्स को भी एक्सपीरियंस हो गया, दे विल मेक श्योर दैट द स्टॉक मार्केट डजंट क्रैश टू सच लोअर लेवल्स। पॉसिबल ही नहीं है, खोनी नहीं देगी। अगर वैसा होगा ना तो गवर्नमेंट ही हिल जाएगी।
यू नो द पीपल वुड नॉट लेट दिस पीपल स्टे एट द हेल्म ऑफ द पावर्स। पॉलिटिशियंस को तो एक ही काम करना है, वो चाहते पावर में हमेशा बना रहे। दे विल डू एवरीथिंग टू रिमेन इन दैट पावर। अब मजे की बात है कि उनको कौन पावरफुल बनाता है, हम लोग ही। तो हम लोग में से निकल के वो आते, तो कहीं ना कहीं देयर समथिंग रॉन्ग विद आवर सोसाइटी एज वेल। और देखिए सिर्फ ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बात करें तो समझना बहुत मुश्किल है, अपने समझ के बाहर। इनफैक्ट मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्लियरली लिखा था कि चाइना को पहले से पता था कि भाई रशिया अटैक करने वाली है यूक्रेन को। इनफैक्ट चाइना ने रशिया को बोला कि भाई जस्ट वेट कर लो, ये ओलंपिक्स का हमारा ओलंपिक्स ओवर हो जाए, उसके बाद जो करना है करना। तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ग्रिम पिक्चर दिखा रहा हूँ, क्या पता है करेक्शन से क्रैश में आ जाए, क्या पता ये जो निफ्टी है अपना वो 50% से भी ऊपर क्रैश हो जाए। देखिए सब डिपेंड करता है फेड के ऊपर, देखिए बहुत डिपेंड करते हैं वहाँ के यूएस इक्विटी मार्केट के ऊपर, क्योंकि उससे अपना इंडियन मार्केट काफ़ी हद तक को रिलेटेड है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का मार्केट देखो, अगर वहाँ का मार्केट गिरेगा तो आई एम रेस्ट अश्योर्ड यहाँ का भी मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि काफ़ी पैसा वहाँ का इंडियन मार्केट में लगा हुआ है। इनफैक्ट यू नो 25% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट इज ऑफ द एफआईएस। तो देखिए वहाँ का मार्केट गिरेगा तो एफआईएस यहाँ से पैसा निकालने लगेंगे फ्रॉम ऑल द इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि होता क्या है जब एफआईएस को लगता है कि उनके मार्केट ज़्यादा रीजनेबल हो गए तो वहाँ वो पैसा टान के वहाँ इन्वेस्ट कर लेते। देखिए आज के दिन इंडियन मार्केट इज नॉट चीप, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अपना इक्विटी मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विटी मार्केट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। तो एज लॉन्ग एज ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तब तक यहाँ इन्वेस्टमेंट होते रहेगा, या यहाँ का मार्केट से वहाँ का मार्केट काफ़ी रीजनेबल लगने लगेगा। अगर उनका अपना होम कंट्री का मार्केट ज़्यादा रीजनेबल लगेगा तो दे विल टेक आउट द मनी। और अभी यही हुआ, क्या हुआ कि नास्डैक के स्टॉक्स काफ़ी गिर गए, काफ़ी स्टॉक्स क्रैश हो गए थे, तो वहाँ के स्टॉक्स काफ़ी रीजनेबल हो गए थे, इसलिए लॉट ऑफ मनी हैज बीन टेकन आउट। ऊपर से देयर वाज अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ दिस वॉर लाइक सिचुएशन, इसलिए दे वांट टू मेक श्योर दैट द कैपिटल इज सेफ। सो लॉट ऑफ दिस एफआईएस आर एक्चुअली नॉट टेकिंग आउट द money and putting in some other equity markets, they are actually investing in the bonds and in other fixed assets and in gold as well। देखिए उनको क्या है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट को कैपिटल सेफ रहे। देखिए इट्स ह्यूज मनी इन्वॉल्व ना, तो उनके लिए 0.1% 0.2% भी बहुत मायने रखता है। उनके लिए कैपिटल सेफ होना बहुत जरूरी है, इसलिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल दे आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हिस्ट्री को अपने टोटल बैंक नहीं कर सकते, बिकॉज सबसे बड़ा बात नहीं, इनफैक्ट दिस इंपॉर्टेंट सेइंग कि स्टॉक मार्केट नेवर रिपीट्स, इट ओनली राइम्स। तो कि अपने को अंदाज लगा सकते हैं अपने कि भी ऐसा होगा, पर जरूरी नहीं ऐसा हो। क्या पता यहाँ से मार्केट नए हाइस टच कर ले, बट अभी फिलहाल सिंस इतना अनसर्टेनिटी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो वॉर का सिचुएशन है वो जब तक रिजॉल्व नहीं हो तब तक मार्केट इसी तरह से काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। वेल इस सिचुएशन में तो मैं यही कहूँगा कि हर डिप में आप थोड़ा इन्वेस्ट करिए। जब मार्केट बढ़ है तब खास जरूरत नहीं इन्वेस्ट करने का, जब गिर है तब आप इन्वेस्ट करो। देखिए अपने को नहीं पता कि कितना बॉटम है, नो वन कैन से, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते रहो। और यहाँ का मार्केट यहाँ से बढ़ने लगे और लग रहा है कि भाई ट्रेंड वापस रिवर्स हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, तब आप और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। साथ साथ ये भी कहूँगा नाउ इट इज टाइम टू सी गोल्ड ऑल्सो एज अ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। देखिए गोल्ड हमेशा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट रहा है, पर वहाँ मैं कि हमेशा मैं मानता हूँ कि देखिए गोल्ड से कोई प्रोडक्टिविटी तो बढ़ता नहीं है, तो देखिए 5% तक एलोकेशन रहा है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ठीक है, पर आज के दिन यू कैन इंक्रीज इट टू 10%। पर यहाँ आपको ये भी देखना है, देखिए अगर आपके घर में ऑलरेडी ज्वेलरी है, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी, तब देखिए उसका तो अप्रिसिएशन होगा। अगर गोल्ड बढ़ता है तब आपको कोई खास इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट ऑल्सो यू शुड लुक एट एज इन्वेस्टमेंट। देखिए अपने क्या करते हैं, अपने ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसको बेचने जाओगे यू विल गेट मनी आउट ऑफ इट, तो इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही ना। इन्वेस्टमेंट मीन्स विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड कैन गेट मनी। तो ज्वेलरी को ऐसा मत देखो वेल इट विल ऑलवेज रिमेन फॉर एवर, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट यू शुड लुक एट दैट एज इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास काफ़ी गोल्ड ज्वेलरी है, देन यू माइट नॉट नीड टू इन्वेस्ट सो मच इन द गोल्ड। ज्वेलरी के फॉर्म पे वो गोल्ड का अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। दखन यहाँ से क्रैश हो सकता है, क्रैश हो सकता है, क्योंकि देखो अगर वॉर एस्केलेट होता है, ऊपर से रेट हाइक होता है, तब ये सब कपल ऑफ थिंग्स गोइंग टुगेदर विल डेफिनेटली क्रिएट हैवक इन द मार्केट। मार्केट तो गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा, क्रैश हो सकता है। It couldn't be a mother of all crashes also, but it could be maybe more than 40-50%. Maybe 2008 का क्रैश से भी ज़्यादा बड़ा क्रैश हो सकता है, we never know. But doesn't mean कि we should take out all the investment in the market. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 25% यानी 25% of your total investable universe should be invested in stock market at any point of time. या आप ये भी देख लो कि अगर स्टॉक मार्केट में आप 100 रुपये लगाने का सोच रहे तो 25 रुपये at any point of time आपके इन्वेस्टेड रहना चाहिए इस मार्केट में at any point of time. चाहे वर्ल्ड इज इन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर तभी भी लगा के रखोगे, एनीवे उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होगा, हम लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारे स्टॉक्स के क्या करेंगे क्या। तो समिट मैं यही कहूँगा कॉशियसली इन्वेस्ट करिए, स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करिए, लम सम एकदम इन्वेस्ट मत करिए, आस्ते आस्ते करिए, एंड डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज रिटर्न्स फ्रॉम द इक्विटी मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। देखिए वो एक एनोमली था जो 2020 to 21 और 21 to 22 तक हुआ,
इस हद तक स्टॉक मार्केट जो बढ़ा है जिस लेवल से, वो लेवल भी बहुत, बेस भी बहुत छोटा था ना। तो बी प्रैक्टिकल इन योर रिटर्न्स एंड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली विद दोस अदर एसेट क्लासेस लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड NFTs। आई एम स्टिल नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। देखिए, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने तो एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक क्रिप्टो में, नॉट अ सिंगल पेनी। बहुत लोग बहुत पैसा कमाए हैं, पर देखिए .com बूम में भी बहुत लोग बहुत पैसा कमाए थे अंटिल इट बर्स्टेड। और जब बर्स्ट हुआ ना, तब जितना कमाए थे उससे ज़्यादा खो लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।